में सबका स्वागत है। सीए सर अभी नहीं है, इसलिए अपना स्टार्ट करिए। हम लोग आएंगे और वीडियो सब भी आ गए हैं तो हम लोग काफी टाइम से ऑलरेडी चल रहा है अभी, इसलिए हम लोग भी कार्यक्रम में स्टार्ट करेंगे। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी सिवान, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप में, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे बीपीडी सर्विलांस के बारे में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद अली, WHO, और इसमें सभी नोडल पदाधिकारी आए हुए हैं और नोडल और एमओएस। इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है, प्लस ये कंप्लीट रिपोर्टिंग कैसे करना है और रिपीट सर्विलांस कैसे करना है। और जो आप लोग सभी लोग तो करते ही होंगे, सभी लोग को कोई ना कोई केस तो मिला ही होगा मैक्सिमम टाइम। मैंने भी किया है अपने टाइम में, मीजल्स, डिप्थीरिया, टेटनस, ये सारी जो बीमारियां हैं इसके बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा। और जो फॉर्मेट हम लोग भरते हैं उसके बारे में जानेंगे। कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो उसी से संबंधित है कि त्रुटियों को कैसे दूर किया जाए, सर्विलांस को कैसे अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा था, काफी बढ़िया प्रदर्शन। इसको ब्रीफ रूप से आपको बताने वाले हैं हमारे डॉक्टर अमजद अली सर। तो शुरू करते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो है बीपीडी, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। इसके ऊपर हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं। तो वैक्सीन जो है वो क्या है? वैक्सीन जो है एक तरह से वो मानव का पिलर, जैसे हम लोग बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो नींव डालते हैं, जो पिलर्स खड़ा करते हैं, वो नींव और बेस जो है वो हमारे लिए वैक्सीन। अगर वो सही से और सारे वैक्सीन हम लोग और बच्चों को देते हैं तो उनका स्वास्थ्य आगे सही रहेगा। और इसके लिए काफी प्रयास किया जा रहा है हम लोग के द्वारा। हम लोग काफी दिनों से इसमें लगे हुए हैं। सरकार जो है काफी पैसा वैक्सीन पे खर्च करती है। देखते होंगे आप लोग, जो भी वैक्सीन है, चाहे कोविड है तो उसका वैक्सीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिया गया। काफी कॉस्टली वैक्सीन होती है। तो सरकार का यही है कि वहाँ जो खर्च करेगा तो उस खर्च को वो भरपाई कैसे करेगा कि आगे चल के जो हमारे पॉपुलेशन है उसको बीमारियां कम होंगी और वो जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। इसलिए वो वैक्सीन को स्टार्ट से ही हम लोग वैक्सीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको हम लोग फोकस करते हैं। तो वैक्सीन काफ़ी अच्छे से हो रहा है। अगर हम लोग कंपेयर करें काफ़ी पहले से, तो RI जो है बिल्कुल बहुत ही प्लान नहीं था, सिर्फ कहीं कहीं पे होता था। लेकिन हम लोग धीरे धीरे जो है
पोलियो से लर्निंग करके जो पोलियो प्रोग्राम चला के एक घर को जाते थे, कोई घर मिस नहीं हो, इवन एक बच्चा मिस नहीं हो, इस तरह का हम लोग अभियान चलाते थे। उसी तर्ज पर हम लोग ने फिर RI को भी शुरू किया, रूटीन इम्यूनाइजेशन को शुरू किया। उसमें हर घर जा करके सर्वे करना, एक एक घर से बच्चे को लाइन लिस्ट करना, किस बच्चे का कौन सा ड्यू है, क्या डोजेस बाकी है या क्या देना है, वो सब पता करना और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक सत्र प्लान करके और फिर उस बच्चों को वहाँ तक लेके आते हैं। इवन बच्चे को घर से ले करके भी आते हैं उस साइड तक कि उसके आसपास, कि उनको कहीं जाना नहीं पड़े, दूर नहीं जाना पड़े, सदर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना पड़े वैक्सीन। तो काफ़ी आसान किया गया और काफ़ी प्रयास करने के बाद आज हमारा RI अच्छा हुआ है। अभी भी कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग को ठीक करना है। तो ये सब करके जो वैक्सीन वाली डिजीज है उसको हम लोगों ने कम किया। जैसे कि हम लोगों ने पोलियो को एरेडिकेट किया, पोलियो हमारे यहाँ से खत्म हो गया। तो पोलियो जब खत्म हो गया तो क्या पोलियो सही में खत्म हो गया? इसका प्रमाण जो है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग। अगर हम ये पूरे वर्ल्ड के लिए, खाली हमारा नहीं है, ये जो आप रिपोर्ट करते हैं एक भी केस AFP का, आपको ये पता है कि AFP का केस, ये जो नाम हम जो गांव का बच्चा सब कुछ देते हैं, ये रिपोर्ट कहाँ तक जाता है? जेनेवा तक जाता है, जो WHO हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, वहां तक जाता है। और वहां से वो लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है सेंसिटिविटी जो है वो मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दिए हैं और पोलियो हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। और हम लोग इस तरह के केसेस को आइडेंटिफाई करके और उसका हम लोग इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं और उसमें कोई भी वायरस नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं मिलना और जांच होना, यही हमको प्रमाण देते रहता है कि हम लोग पोलियो फ्री है। अगर ये हम रिपोर्ट बंद कर देते हैं, उसके बाद अगर इंडिया बोले कि हम लोग पोलियो फ्री हमारे यहाँ नहीं है और रिपोर्ट देना बंद कर दे, तो वहां से आ जाएगा कि नहीं आपके यहाँ पोलियो है, आपका कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं मान सकते हैं। आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि आप जो है पोलियो फ्री है, आपके यहाँ पोलियो नहीं है। तो ये हमारे प्रोग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये तब तक जब तक कि पोलियो पूरे वर्ल्ड से इराडिकेट नहीं हो जाए। ठीक है, तो पोलियो का क्या स्टेटस है ये हम लोग अभी देखते हैं। हमारे यहाँ जो है पोलियो का जो केसेस है लास्ट 2010 में आया था इंडिया में, 10 के बाद से कोई केसेस नहीं है। तो उसके पहले अगर आप देखें 1998 में, देखिए 2000 केसेस, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। उस टाइम में रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, तो ये रिपोर्टेड केसेस है जिसमें हम लोग 1934 केस का दिखा रहे हैं और उससे पहले का तो डाटा है ही नहीं। तो आज के डेट में अगर कोई भी पोलियो ग्रसित मिलता है तो आप लोग देखेंगे कि उसका जो एज है वो काफी ज्यादा होगा, ऑलरेडी वो यंग होगा, है ना, क्योंकि उस वक्त का वो पोलियो केसेस था। अब उसके बाद से हमारे यहाँ पोलियो धीरे धीरे करके खत्म हो गया। तो 98 के बाद एक बार 2002 में बहुत ज्यादा राइज हुआ था, फिर उसके बाद से फिर घटा है, फिर 2006 के बाद फिर से बढ़ा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हुई है घटा बढ़ा, इसमें दोनों चीजें हैं, या तो कहीं पर रिपोर्टिंग भी कम हुआ है, किसी साल नहीं ध्यान दिया गया, या किसी साल जो है वैक्सीनेशन या जो पोलियो प्रोग्राम है वो ठीक से नहीं हुआ और उसकी वजह से फिर से ये भागा। लेकिन 2010 के बाद काफी अच्छे से हम लोगों ने इस पे कंट्रोल किया और कोई केसेस नहीं है। ये सीवान का केस है, सीवान का लास्ट केस 2008 में आया था, उसके बाद से कोई केस नहीं। कंट्री से सीवान से 2008 में था, बिहार का केस भी 2010 लास्ट में था, मोतिहारी में था, ढाका में लास्ट केस हमारा बिहार का, और इंडिया का जो लास्ट केस था वो वेस्ट बंगाल में था। उसके बाद से वो वेस्ट बंगाल वाले केस के बाद से आज तक कोई भी पोलियो केसेस नहीं मिला। तो आज तक कोई केसेस नहीं मिला, हम ये कैसे कर रहे हैं? इसी से कर रहे हैं कि हम हमेशा जो है कोई भी पोलियो लाइक केसेस जो होता है, उसको किसी बच्चे को ऐसा सिम्टम होता है तो उसको तुरंत हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसके स्कूल में वायरस कोई आया कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पोलियो का जो है एरेडिकेट कर दिए, हमारे कंट्री से खत्म हो गया। लेकिन अभी भी वर्ल्ड में 2 कंट्री है, हमारे नेबर कंट्री है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहां पे अभी भी वायरसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो पोलियो वायरस जैसा पहले हम लोग कभी देखे नहीं थे, ऐसा क्या होता है,
लेकिन कोरोना के बाद सब लोग देखें कि हाँ कोरोना जो है उसका वायरस कैसा होता है, है ना एक इमेज कि किस तरह का कोरोना वायरस था। ये हमारा देखिए पोलियो का वायरस है। तो हम लोग पहले कभी नहीं देखे थे कि पोलियो वायरस में तो कुछ जानते ही नहीं था कि वायरस भी देखा जाता है कैसे है, कितना बड़ा होता है और कैसे होता है। कोरोना के बाद बहुत कुछ लोगों ने सीखा। तो ये हमारा पोलियो वायरस का पिक्चर है। पोलियो कैसे फैलता है? ये मुख के द्वारा आंख में पकड़ता है और फिर मल के द्वारा निकलता है, यही साइकिल है इसका। कहीं भी इंफेक्टेड खाना अगर बच्चे को मुंह के द्वारा जाएगा, इसका जो इंक्यूबेशन है वो 14 डेज का पीरियड होता है और वो इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद से स्टूल के द्वारा बाहर निकलता है, फिर उसके कांटेक्ट में अगर कोई नदी नाला में बाकी और जहां तक जाएगा फिर वो वायरस वहां तक जाता है और फिर उसके द्वारा फिर दूसरे बच्चे को होता है। तो ये पोलियो वायरस का साइकिल है। 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। इनिशियली जो है काफी वायरस लोड जो है वो ज्यादा होता है, तो स्टूल के द्वारा बहुत ही हाई क्वांटिटी में निकलता है। इसलिए हम लोग जब एक भी केस का रिपोर्टिंग लेते हैं तो उसको चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट, जितना जल्दी इन्वेस्टिगेट होगा उतना जल्दी उसका सैंपल लिया जाएगा और उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि अगर वायरस है तो वो सैंपल हमारा कामयाब हो जाएगा, हमारा रिपोर्ट आ जाएगा। अगर हम लोग ज्यादा लेट करते हैं तो वो वायरस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। हो सकता है कि उसका जो कोल्ड चेन मेंटेन है वो हम ठीक से ना कर पाए लैब तक जाने में, और सारे वायरस जो है खत्म हो जाए और वो फिर और लैब में जांच में नहीं आ पाए। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अगर कोई भी केस मिलता है तो इमीडिएट उसको इन्वेस्टिगेट करके और उसका स्टूल सैंपल करवाए। और हम लोग कर भी रहे हैं ऐसा, जैसे ही पता चलता है। हाँ ये होता है कि कोई कोई बच्चा ऐसी जगह जाता है जहाँ से कोई जानता नहीं है और रिपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो डिले हो जाता है। लेकिन अगर जैसे ही पता चलता है हम लोग सबसे पहला काम जो है उसको इंस्टीट्यूट कैसे उसका होगा उसके लिए हम लोग आदमी को लगा देते हैं। ये हमके तरफ से रहता है आदमी जो कि जा करके पूरा सैंपल करवाता है घर से। तो पोलियो का जो एरेडिकेशन का है, इसका जो मेन रूट कॉज क्या है, क्यों हम लोग सोचते हैं कि एरेडिकेट हो सकता है, कि इसका सिर्फ ह्यूमन होस्ट है। होस्ट जो है इसका इस वायरस का सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंटेस्टाइन है। एक बार अगर बाहर निकल गया, इंटेस्टाइन से बाहर आ गया, तो उसका मैक्सिमम जो है 28 डेज तक लाइफ है। 28 डेज के अंदर वो फिर से अगर उसको किसी और इंटेस्टाइन में जगह मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वो मर के खत्म हो जाएगा। तो ये काफी वायरस हमारे लिए एक तरह से मैं तो अच्छा है कि ह्यूमन को हमारे हाथ में है कि हम सभी पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्लेनेट में लोग हैं बच्चे हैं, सबको अगर हम इम्यूनाइज कर देते हैं तो वो वायरस को फिर जगह नहीं मिलेगा कहीं भी रहने का और वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो अभी जो है हमारे इंडिया से खत्म हो गया है, लेकिन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जब तक रहेगा तब तक पूरा वर्ल्ड इस पोलियो वायरस के लिए वैक्सीनेशन और जो एंटी सर्विलेंस है वो करता रहेगा, पूरा वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। तो ये सबको करना पड़ेगा। जैसे ही वहां से खत्म होता है और बिल्कुल जितने भी सीवरेज है वहां से भी सैंपल लिया जाता है, सभी जगह से अगर देख लिया जाएगा कि वायरस खत्म है, ह्यूमन में अब कहीं भी नहीं रह गया है, उसके बाद ये हो सकता है कि वैक्सीन हम लोग धीरे धीरे कम करें। और ये ऑलरेडी कर भी रहे हैं। अभी जो हम लोग वैक्सीन यूज करते हैं वो पीओपी भी करते हैं, बाईवैलेंट है ना। जो 3 टाइप्स का जो पोलियो होता है, P1 P2 P3, 3 वेरिएंट्स है उसके। तो उसमें से एक खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 ही बचे हैं। तो ऐसे ही जैसे ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये दोनों वेरिएंट चल रहा है, तो वो जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद हो सकता है कि हम लोग को पोलियो वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं हो फ्यूचर। तो क्या है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। इन शॉर्ट ये जो पोलियो है हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। और ये किसको इफेक्ट करता है? यंग चिल्ड्रन, ठीक है ना। वायरस जो है सबसे ज्यादा 14 दिनों तक निकलता है। जो भी ऑनसेट होगा, जिस दिन उसको वायरस बच्चे को आएगा, जो ऑनसेट होगा पैरालिसिस का, पैरालिसिस इमिडिएट करता है। जैसे ही वायरस जाएगा बॉडी में वो तुरंत पैरालाइज करता है। तो इसको डिटेक्शन के लिए वही हमारा सर्विलेंस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है पोलियो लाइक केसेस, मतलब एएफपी बोलते हैं हम लोग, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। एक्यूट मतलब हो गया अचानक, फ्लैसिड मतलब बिल्कुल ढीला, और पैरालिसिस तो ऐसा पैरालिसिस जो बिल्कुल वीक कर दे, लूज कर दे, वैसे वाले को। और एक्यूट बिल्कुल अचानक होना चाहिए, नहीं कि बचपन से है, बाई बर्थ है, या बहुत दिनों से है, सालों से है, ऐसे को नहीं करना है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा होता है और वो बच्चा जो है 15 ईयर्स तक का है, तो एनी चाइल्ड अप टू 15 ईयर्स ऑफ एज ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस विद इन 6 मंथ, अगर उसको मिलता है तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे और तुरंत उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। तो सर्विलेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कभी बताया जैसे क्यों जरूरी है, कि जानने के लिए कि सही में हमारा वायरस इरेडिकेट हुआ कि नहीं, कहीं वायरस वापस तो नहीं आ गया कहीं से माइग्रेट होकर के, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, हमारे कंट्री से लोग वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो कंट्री के लोग सारी जगह जा रहे हैं, और वहां से फिर हमारे लोग आ रहे हैं, या एयरपोर्ट्स पे बहुत सारी मिक्सिंग हो रही है, तो कहीं से भी वायरस आ सकता है, ठीक है। तो एएफपी सर्विलेंस में क्या है सिस्टम, कि हम लोग कोई भी
पोलियो लाइक केसेस है उसको हम लोगों को जांच करा लेना है। उसमें जैसे ही हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि इतना सारा केसेस को जांच किए, उसमें से जो है सब किसी भी केस को नहीं निकला। दो लगा कि हाँ सस्पेक्टेड है, उसका हम लोगों ने स्टूल एग्जामिनेशन का है, या तो विदाउट पोलियो रहा, कोई पोलियो वायरस नहीं मिला, या फिर पोलियो मिला। तो इस तरह से हम लोगों को कर लेना है। अब जो है बहुत सारा प्रैक्टिशनर्स या हमारे पीएससी में भी होता है कि कोई बच्चा आया, उसको केसेस को हम लोग डायग्नोस कर देते हैं कि ये जीबी सिंड्रोम, ठीक है आपका डायग्नोसिस सही है, जीबी सिंड्रोम है, हम छोड़ देते हैं उसको। लेकिन अगर जीबी सिंड्रोम है और हमारा पोलियो का जो क्लासिफिकेशन है, जो एएफपी का क्लासिफिकेशन है, उससे मैच कर रहा है, उसमें मिल रहा है, तो हमको उसको रिपोर्ट करना है। क्योंकि अगर हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं हमेशा, कभी भी हम लोग किसी चीज को नहीं छोड़ते हैं, तो वैसे इसको भी नहीं छोड़ता है, हमको इन्वेस्टिगेट करा लेना। चाहे आप कोई भी डायग्नोसिस करते हो, किसी भी तरह का आपका अपना डायग्नोसिस हो, अगर हमारा पोलियो का जो एएफपी है, एक्यूट फ्लैशिक पैरालिसिस मिलता है, अगर वो हमको सिम्टम्स हैं, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको सैंपल करवाएंगे, ठीक है। तो कोई भी केस हो, बल्बर पैरालिसिस हो, नेक पैरालिसिस हो, लोअर मोटर न्यूरॉन का हो, है ना, फेशियल पाल्सी वगैरह होता है, तो किसी भी तरह का हो, हम लोगों को रिपोर्ट करना है, हम लोग को उसको जांच करवाना है। एम्बिवल्स है, एकदम बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, पता नहीं चल रहा है कि यार इसको एएफपी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इफ यू आर इन डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिपोर्ट करिए, सैंपल करवाइए। सैंपल में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को कहीं जाना नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना है, उसके घर से सैंपल लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको रिपोर्ट करिए, अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पेक्ट हो रहा है, आप उसको रिपोर्ट करिए, उसको जांच करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग को किसी भी केसेस में छोड़ना नहीं है, डाउट है तो उसको आप करवाइए। हाँ, कुछ केसेस रिपोर्ट होता है जो हम लोगों को लगता है कि नहीं होना चाहिए और कोई भी पोलियो का सिम्टम नहीं है, जैसे पैरालिसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग एएफपी में सीधा बोल देते हैं एक्यूट तो होना ही चाहिए, फ्लैसिड पैरालिसिस होना चाहिए, लूज वाला। लेकिन बहुत बार हम लोग केस ऐसा रिपोर्ट होता है जिसमें कि स्टिफनेस है, बिल्कुल बॉडी जो है काम, हाथ नहीं काम कर रहा है, लेकिन बिल्कुल उसका आंकड़ा हुआ है, तो पोलियो का ये सिम्टम नहीं है, कभी भी स्टिफनेस हार्ट जो है वो नहीं होगा, वो बिल्कुल ढीला रहेगा, बिल्कुल लूज रहेगा। तो वैसा केसेस अगर है तो उसको हम लोग को रिपोर्ट नहीं करना है। निश्चित चोट, मतलब बिल्कुल कोई ट्रॉमा का केस है, एक्सीडेंट का केस है, बिल्कुल क्लियर कट है कि चोट लगा, चोट लगने के बाद से पैरालिसिस है, तो उसको भी रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन चोट वाले में एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर थोड़ा सा हिस्ट्री उसका लेना होगा पेशेंट का। लाइक अगर हम एक पेशेंट को बोलते हैं कि वो गिर गया, चोट लगा बच्चा और उसके बाद पैरालिसिस हो गया, तो थोड़ा सा हिस्ट्री लीजिए कि गिरा कैसे। ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चे को पोलियो का पैरालिसिस हुआ और उसकी वजह से गिरा, लाइक वो खेल रहा था और जैसे ही वायरस का अटैक हुआ, वायरस ने उसको पैरालाइज किया, तब वो गिर गया, और हम ये सोच रहे हैं कि बच्चा गिर गया, करंट लगा, उसकी वजह से पैरालिसिस हुई। तो अगर ऐसा वो हिस्ट्री देता है कि नहीं पता चल रहा है और बच्चा हो सकता है कि खेल रहा था अचानक से गिर गया, तो ऐसा अचानक से गिर गया, कुछ भी नहीं मालूम है कि कैसे गिरा, तो उस केस को हमको लेना है, उसको हम लोग ट्रॉमेटिक नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमको पता ही नहीं। हाँ, अगर क्लियर कट है कि दो बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे ने धक्का दे के गिरा दिया, ये क्लियर कट इंजरी, किसी ने जोर से किसी चीज से मार दिया, बाहर निकला रोड पे गाड़ी आके मार दिया, तो ये क्लियर कट है कि ये ट्रॉमा है। लेकिन अगर अचानक से गिर गया, चोट लगा, तो दोनों चीज हो सकता है कि पहले पैरालिसिस हुआ, तब वो चोट लगा, तब वो गिरा, ठीक है। तो वैसे वाले केस को हम लोग को लेना है। और अगर कोई केस आता है आपके पास, बोलता है कि कब से है पैरालिसिस, तो मोर देन 6 मंथ, बहुत दिनों से, तो उतने ज्यादा दिन के केस का हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे भी तो कुछ भी नहीं निकलेगा, वो पता ही नहीं चल पाएगा। तो अगर वायरस होगा भी तो वो क्या ना वायरस उसका सैंपल में आएगा ना, कोई भी, हम बहुत सारे और भी जांच करते हैं लोग, एनसीबी करते हैं, है ना, वो भी टेस्ट होता है, लेकिन वो भी 6 महीने से ज्यादा का होगा तो वो टेस्ट में नहीं आएगा। तो उससे ज्यादा पुराना हो अगर ऑनसेट उसका, तो रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी कोई भी केस को रिपोर्ट करिए। फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर इन केस अगर ये सब चीज के बावजूद आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस केस में कर देना, वो फिर हमारे यहाँ से हम लोग देख लेंगे उसको, है ना, कि को उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको डाउटफुल है तो आप केस को रिपोर्ट करें, ठीक है। चलिए, तो सैंपल जो आता है उसका क्या लेना है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। आज के डेट में मोबाइल सबके पास है, तो पेशेंट का नाम, नंबर जरूर लीजिए, बच्चा का नाम, उसके बाप का नाम, दादा का नाम,
गांव का एड्रेस अगर पूरा अच्छे से मिल जाए, लाइक उसका कुछ लैंडमार्क हो, मंदिर के पास, गांव में कोई मुखिया या वहाँ का कोई मेन आदमी के घर के पास, कुछ भी इस तरह का ये बताइए, ठीक है। तो उस बच्चे को हम लोग उसके घर तक जाकर के, क्योंकि बच्चा भी ऑलरेडी बीमार है और वो पैरालाइज है, तो उसको आने जाने में उस पेशेंट को व्हीकल से ले जाना करना, एम्बुलेंस बुलाना, वो सब करना पड़ सकता है, जो उनको इनकन्वीनियंस होगा। तो इसलिए हम लोग कहीं भी उन लोग को आने जाने का नहीं बोलते हैं। हमारा जो सैंपल करने वाला उसके घर तक जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर फोन नंबर के साथ आप दीजिएगा, तो आसानी होगा उस केस को सैंपल करवाना, ठीक है। चलिए, तो ये वो हम लोग का फर्स्ट डिजीज था, पोलियो। पोलियो के ऊपर हम लोग बात कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है मीजल्स। तो मीजल्स और रूबेला के लिए भी हम लोग काफी दिनों से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, एमआर का वैक्सीन चल रहा है, और इसका भी काफी केसेस में कमी है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी केसेस आ रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोग का रघुनाथपुर का केस आया था। रघुनाथपुर के सर की आप है, मोहिती सर नहीं आया, मोहिती सर के साथ हम लोग गए भी थे उस गांव में जहाँ पे हुआ था, हम भी थे, डीआईओ सर भी थे। तो वहां पे जाने के बाद पता चला कि हम लोग वहां पे पूरे एरिया का सर्वे करवाए, 60 बच्चे मिले जो एमआर के लिए एलिजिबल थे। 60 में से 30 बच्चे, 31 बच्चे एमआर का कोई डोज नहीं लिए थे। 60 बच्चे में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि MR2 के लिए भी एलिजिबल थे, वो एज में आ चुके थे, लेकिन उनका एक भी एमआर नहीं पड़ा था, 31 बच्चों का। और वहां पे हो गया आउटब्रेक, वहां पे एक केस आया, जांच हुआ उसका, से जब भेजा गया कम्युनिटी में जांच करने, तो फिर 4-5 केस और मिला, टोटल 6 केस, सबका सैंपल जो है पॉजिटिव सब में आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल सही है कि हम लोग अगर वैक्सीन दे रहे हैं तो वैक्सीन काम कर रहा है, और वैक्सीन की वजह से हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन जहां पे ये लैग हो रहा है, जिस एरिया में जहाँ पे इस तरह का लैगिंग था, वहां के बच्चे नहीं ले रहे थे डोजेस, वहां पे हुआ, तो वहां पे इतने बच्चे थे। तो अभी भी है कि बहुत सारे लोग को मेजर्स हो रहा है, इवन ये यंग एज में भी होगा, हम लोग को भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, मेजर्स के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, सबको रिपोर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो कम्युनिकेबल डिजीज है, तुरंत जो है दूसरे बच्चे को होगा, इसलिए हम लोग को क्या करना है कि तुरंत रिपोर्ट कर देना है। फिर हमारा जो है जो भी टीम पीएससी से अपना वहाँ का एरिया का सर्वे कर करके देखेगा और बच्चे या किसी को हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। फिर वैक्सीनेशन वाला स्टेटस भी निकल के आएगा वहां से जब सर्वे होगा, तो कि वहाँ पे क्या स्टेटस है, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग को करना है। तो क्या क्लिनिकल फीचर है? रैश विथ फीवर, बस। मैक्युलोपॉपुलर रैश विथ फीवर। पहले था रैश फीवर विथ 3C। 3C होता है कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस। तो ये पहले था, ये इसका डेफिनेशन। लेकिन अभी जो है सिर्फ FR, फीवर एंड रैश, और कुछ नहीं। अगर आपको फीवर के साथ रैश मिल गया तो उसको आपको रिपोर्ट करना है, उसका हम लोग सैंपल करवा करके टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं। तो मेजर्स में क्या है, फीवर विथ रैश अगर आता है तो हम लोग को रिपोर्ट करना है। अब उसमें कोई भी हो, डेंगू में भी होता है, रैशेज आता है ना, स्कारलेट फीवर है, चिकनगुनिया में होता है, ठीक है, कावासाकी डिजीज होता है उसमें होता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी डायग्नोसिस है, हम उसको नहीं देखेंगे, हमको सिर्फ फीवर एंड रैश चाहिए। अगर है तो आप रिपोर्ट करिए, सैंपल करवा देंगे। अगर उसमें मुझे से अनुकूल कुछ भी आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग को कहीं भी चुप नहीं करना है। रैश वाला अगर कोई भी मिलता है, इवन यंग एज के भी लोग मिलते हैं, उनको भी आप लोग को रिपोर्ट करना है, सो दैट कि हम कम्युनिटी का जो है वो ACS करवा लें, वहाँ का एक्टिव केस सर्च करवा लें, और वहाँ पे देख लें कि कोई और केसेस तो नहीं, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स है जो कॉर्निया वगैरह में ब्लर हो जाता है, उसका वाइट स्पॉट आएगा, डायरिया होता है मिजल्स में, एंसेफेलाइटिस होता है, और मिजल्स के ये जो कॉम्प्लिकेशंस है इसकी वजह से बच्चे का डेथ भी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को मिजल्स को भी सीरियसली लेना है। अगर कोई भी केस आता है इमीडिएट, जितना जल्द से जल्द रिपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा सैंपल भी अच्छा होगा,
उसका रिपोर्टिंग भी जो अच्छी होगी, और साथ ही उस एरिया का जो हम लोग सर्वे करवाएंगे या जो एसीएस करवाएंगे, उससे ये फायदा होगा कि जितना जल्द करेंगे उतना कम बच्चे को वो फिर वहां पे इफेक्ट कर पाएगा, वहां पे और ज्यादा बच्चे वहां पे उसमें चपेट में नहीं आएंगे। ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर लेस देन 15 ईयर्स का एज है, उसको हम लोग बच्चे को ससेप्टेबल मानते हैं। ज्यादातर किसी बच्चे को होता है एज 15 ईयर्स का, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। ये सब दिखा रहा है कुछ पिक्चर्स है कैसे किस तरह के रैशेज आ सकते हैं। तो एनी पर्सन विथ फीवर और मैक्यूलोपैपुलर रैश विथ एनी पर्सन इन होम क्लिनिकल सस्पेक्ट, या फिर आप किसी को सस्पेक्ट करते हैं कि ये मीजल्स हो सकता है, अगर आपको रैश ठीक से नहीं दिख रहा है, फीवर का हिस्ट्री वो ठीक से नहीं दे पा रहा है, नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि मीजल्स हो सकता है, तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक। ये इसका जो लिमिट है कितने दिनों तक का होगा, तो ये 90 डेज है। ठीक है। 3 मंथ्स तक का अगर उस हिस्ट्री है उसका कि रैश हुआ है 3 महीने के अंदर का है, तो उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और होता है डेथ का। अगर कोई आपको डेथ रिपोर्ट होता है और वो बोलता है कि हाँ इसको इस तरह का रैशेज आया था, उसके बाद से एंसेफेलाइटिस हो गया और उसके बाद वो डेथ कर गया, तो ऐसे केस को भी आप रिपोर्ट करिए। फिर हम वही कम्युनिटी सर्च करेंगे, फिर से वहां पे देखते हैं कि कोई डिजीज तो नहीं था उस बच्चे को जो डेथ कर गया। तो अगर कोई बच्चा ऐसा मिलता है, डेथ वाला रिपोर्ट होता है कि उस एरिया में किसी का डेथ है और वो डेथ जो है रैशेज और वो सब उसके पहले हुआ था, तो भी हम लोग उसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। इसका भी सेम वही रिपोर्टिंग सिस्टम है, आपका उसका नाम, नंबर, उसका प्रॉपर एड्रेस, और ये रिपोर्ट जो है सीधा आप अपने, आपका ब्लॉक है आपको तो वहीं पे खुद से इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, बाकी डीआईओ को इन्फॉर्म कर देंगे डिस्ट्रिक्ट में, डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म कर देंगे और ये केसेस का सैंपल। ठीक है। तो डेथ वाला जो अभी हम बता रहे थे, 1 माह के अंदर अगर कोई भी डेथ ऐसा हो रहा है, बच्चा का डेथ हुआ जिसको बताता है कि 1 महीना के पहले जो है उसको ऐसा रैशेज या कुछ फीवर आया था और वो बच्चा अब डेथ कर गया, तो उस केस को आप रिपोर्ट कर दीजिए तुरंत कि हमने वहां पे और बच्चों को डेथ सर्च कर लिया। ठीक है। तो मीजल्स के बाद जो डेथ है कॉमनली जो मेन हो सकता है, एक तो डायरिया वगैरह होता है उसके बाद मीजल्स के बाद, या फिर निमोनिया हो जाता है। ठीक है। या फिर एंसेफेलाइटिस होगा, या फिर माल न्यूट्रिशन भी होता है, तो किसी भी कारण से हो सकता है। तो ये सारे डिजीज है, अगर इसका कॉज ऑफ डेथ आपको ये मिल रहा है कि एंसेफेलाइटिस था, निमोनिया था या डायरिया था सीवियर, और उसके बाद डेथ कर गया, और उसके साथ ये हिस्ट्री मिल रहा है कि उसको फीवर आया था और रैश आया था, तो वह डेथ को भी रिपोर्ट कर दीजिए। आप बता क्या, तो एक केस को भी रिपोर्ट करना है, कोई भी केस हो आप रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन और सैंपल्स करवाएंगे। ठीक है। इसका ब्लड सैंपल होता है और वो सैंपल जो है 28 डेज के अंदर होना चाहिए। तो रैश का जो ऑनसेट है, जिस दिन रैश हुआ बच्चे को, जिस दिन उसका रैश दिखा बॉडी पे, उसके बाद 28 डेज के अंदर। ठीक है। उसके बाद से 7 डेज के रैश में वो हम लोग 7 दिन से ज्यादा का होता है तो एडिशनल हम लोग उसका यूरिन सैंपल, नाइट्रोजन स्वाब, ये सब भी लेते हैं। ठीक है। ये पीरियड दिखा रहा है कब से कब तक हम लोग। ठीक है। सैंपल कलेक्शन के बाद से वहां से जो रिपोर्ट आता है, कई बार जो है रिपोर्ट मिक्स भी आता है, उसमें विलेज का भी मिल रहा है, रेगुलर का भी मिल रहा है। ठीक है ना। तो जो भी सैंपल कराया जाएगा तो उसमें ये 4 चीज मिलेगा, या तो दोनों चीज मिला, विलेज सैंपल बोला, या सिर्फ मिलेज आया, या सिर्फ रूबेला आया, या फिर नेगेटिव आया, कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये जो बच्चे को होता है या फिर उस कम्युनिटी में हम लोग विटामिन ए का एक्सटर्नल डोज एक्स्ट्रा डोज देते हैं। ये डोजेस है, कितना देना है, लेस देन 6 मंथ को कितना देना है। ठीक है। 6 to 11 मंथ्स में, और मोर देन 12 मंथ यानी 1 साल से ज्यादा वाले को कितना देना है। तो 2 लाख देते हैं 1 साल से ज्यादा को, अगर 1 साल से कम है 6 महीने के अंदर है तो 1 लाख, और लेस देन 6 मंथ है तो 50,000। ठीक है। तो मीजल्स में हम लोग को बस ध्यान रखना है कि फीवर विथ रैश मिल जाए तो उसको रिपोर्ट कर दीजिए, या डेथ रिपोर्ट हुआ है और उसको भी फीवर और रैश का हिस्ट्री था तो उसको भी रिपोर्ट कर दीजिए। ठीक है। बाकी सैंपल्स वो सब ठीक कराना हम लोग आगे करवा लेंगे। तो मीजल्स के बाद अब हम लोग आते हैं टीपी। ठीक है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटेनस।
तो टीपीटी का भी वैक्सीनेशन काफी दिनों से हो रहा है ना। और केसेस बिल्कुल नहीं मिलते हैं अब डिप्थीरिया के या परटूसिस के, टीटनेस के भी अब नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ये अभी वायरस है और कभी भी हो सकता है, किसी को भी मिल जाए। इसलिए ऐसे केसेस क्या सिम्टम्स है उसके, वो हम लोग आगे बात करेंगे। अगर मिलता है तो उसको भी रिपोर्ट करना है, उसको भी देखना है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन है, लारिंजाइटिस और फारिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, मतलब इसी में कहीं पे होगा और एक व्हाइट मेम्ब्रेन बन जाता है। देख रहे हैं पिक्चर में जो दिखाते हैं ये। तो थ्रोट में जब बच्चे को मुंह खोल के देखेंगे तो एक व्हाइट मेम्ब्रेन ऐसा रहेगा। तो ये हमारा इस तरह का कोई भी मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया को हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में गला घोटू। ठीक है ना, तो गला घोटू मतलब क्या होगा, गला घोटना, किसी को सांस बंद कर देना। तो वही जैसे मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे मेम्ब्रेन बनेगा उसके वैसे उस पर लेयर बढ़ते जाएगा और वो गला को बंद कर दे, चोक करने लगेगा, उससे सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो डिप्थीरिया का ये बिल्कुल टिपिकल केस है। अगर किसी तरह को इस तरह का बच्चा आता है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उसका देखिए मुंह खोल करके, अगर कुछ भी व्हाइट जैसा कुछ भी दिखता है तो वो डिप्थीरिया है। बोलने में दिक्कत होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा बच्चे को, ये कुछ एंटीबायोटिक थेरेपी है उसका जो देना है बच्चे को, अगर मिलता है तो ट्रीटमेंट तो करेंगे ही, लेकिन रिपोर्ट भी हम लोग इमीडिएटली करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा बच्चा मिलता है सांस लेने में दिक्कत है, अगर हम उसको देखते हैं उनको कहीं भी थोड़ा सा भी अगर व्हाइट कुछ दिखता है तो हम उसको तुरंत रिपोर्ट कर देंगे। बाकी बच्चे को जो है और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, ये हम लोग पे नहीं जाएंगे अभी, है ना। एयर वेव को कैसे क्लियर करना है वो सब चीजें हम देखेंगे। लेकिन हमारा जो मेन पार्ट है कि अगर थोड़ा सा भी दिखा लगा कि हाँ ये सस्पेक्टेबल है कि ये हो सकता है तो डिप्थीरिया है, तो उसको तुरंत रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, ये उसके बाद जो है डीपीटी का जो चिल्ड्रन 7 साल से का होगा नीचे का, उसको डीपीटी देते हैं। 7 साल से अगर ऊपर का है तो उसको डीटी या टीडी या फिर टीडी, ठीक है ना, जो भी वैक्सीन अवेलेबल होगा उसमें से दिया जाएगा। डीटी में क्या होता है, डिप्थीरिया का पूरा डोज होता है और टेटनस टैक्साइड का भी पूरा डोज होता है। टीडी में क्या होता है, डिप्थीरिया फुल होता है और टेटनस का नहीं, डिप्थीरिया का लो डोज में रहेगा और टेटनस का फुल डोज रहेगा। और एक टी डैप होता है जो डिप्थीरिया का लो डोज रहेगा और परटूसिस का भी है, उसमें अभी टेटनस ऑक्साइड का वो भी उसमें दिया जाता है एक साथ। तो जो भी अवेलेबल होगा वो वैक्सीन दिया जाता है इन्फेक्शन को आने के बाद। परटूसिस जो है इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुकुर खांसी, whooping cough। बच्चा जब खांसेगा तो उसको एपिसोड होगा, खांसने का जो है एपिसोड होता है, खांसेगा तो रोक ही नहीं पाएगा। जिस तरह कुत्ता भूखता है भौं करके भूखता है, तो वो खांसेगा तो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, उसका खांसी रहेगा। और फिर खांसते खांसते क्या होगा, वोमिट करेगा, उल्टी करेगा, या फिर चेहरा जो है पूरा काला हो जाएगा। ठीक है ना, तो जितने देर खांसेगा उसको ऑक्सीजन नहीं आएगा और वो साइनोसिस होगा। तो अगर कोई भी इस तरह का बच्चा मिलता है whooping cough के साथ, ठीक है, और 2 वीक से लगभग खांसी उसका है और खांसी के साथ उसको फिट्स आ रहा है कि बस दौरा जैसा आ रहा है ना, इंस्पिरेटरी whooping है, पोस्ट नर्सिंग वोमिटिंग है, खांसने के बाद बलगम के बाद वोमिटिंग हो रहा है, या फिर और भी कोई कॉज उसको लग रहा है और वो खांसते खांसते चेहरा काला हो रहा है ना। तो कोई भी इस तरह का सिम्टम मिलता है तो उसको हम लोग परटूसिस मानेंगे। और उसको जो है वो क्या होता है, खांसी जो है वो फ्रीक्वेंट होता है ना, हर थोड़ा देर में होगा, एपिसोड होते रहेगा उसको, तो बच्चा हमेशा जो है खांसते रहेगा। उसके बाद से जो है पूरा चेहरा जो है काला काला हो जाएगा, साइनोसिस होगा उसका। अब जो है पर आवर 5 से 10 का एपिसोड होता है, मतलब जब खांसी होगा वो तो खांसते खांसते मतलब लगभग 5 बार मिनिमम खांसेगा। जब इस तरह का होगा 5 बार, ये 5 टाइम्स कम से कम होगा, 5 to 10 जो है एक एपिसोड में होगा। तो ये उसका कुछ सिम्टम्स है। तो क्या है क्लासिफिकेशन, whooping cough हो, है ना,
पोस्ट नसीब वोमिटिंग हो या फिर कोई अदर कॉजेज हो। तो अगर कोई भी इस तरह का कॉज है तो हम लोग उसको मानेंगे कि हाँ ये परटोसिस का केस है और उसको रिपोर्ट करेंगे। इसका भी कुछ ये थेरेपी है, क्या क्या करना है, मैक्रोलेड एंटीबायोटिक्स है ना। उसके बाद से एरिथ्रोमाइसिन या कोई भी एंटीबायोटिक्स चलता है, एरिथ्रोमाइसिन ये मेन एंटीबायोटिक्स है जो उसको दिया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन जो है ये सबसे फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। ये 1 महीने के बच्चे के लिए, जो बच्चे से 1 महीने से छोटे हैं, बाकी को एरिथ्रोमाइसिन यहाँ से दिया जाता है। नियोनेटल टेटनस, नियोनेटल टेटनस क्या है? नियोनेट्स मतलब अप टू 28 डेज। तो 28 डेज का बच्चा, लेकिन 3 दिन के बाद, मतलब तीसरे दिन के बाद अगर उसको मिलता है, वो टेटनस में क्या होगा, बच्चा बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, है ना, वो एकदम धनुष की तरह बन जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा और एकदम उसका जॉ ये सब जो है फिक्स हो जाएगा, इवन वो निपल सक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो टेटनस सबको पता है। टेटनस कहाँ पे होता है, कैसे होता है? ब्लड के कांटेक्ट में आने से होता है। सर कोई भी इंजरी हुआ तुरंत उसको टेटनस का इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि इंजरी हुआ है, उसका बाहर जो है कहीं से भी वो ब्लड के थ्रू बॉडी में इंटर कर सकता है। तो न्यू बॉर्न में सबसे ज्यादा चांसेस होता है, और न्यू बॉर्न को हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा होता है चांसेस होने का, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह पे होम डिलीवरी होती है। पुराने लोग जो है वो दाई वगैरह से कराते हैं घर में, गाँव में। और एक और चीज है कि हमारे लोग जो है बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको नया कपड़ा यूज नहीं करते हैं, उसको जो लपेटते हैं निकालने के बाद वो पुराने कपड़ों रखा हुआ कपड़ा कहीं से, तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। और बच्चा जो जन्म लेता है उसका जो स्किन है वो बिल्कुल सॉफ्ट, और तुरंत हाथ से, चूड़ी से, नाखून से, कोई चीज से वो इजिली जो है वो कर सकता है, उससे फिर वो गंदे कपड़े से होने की वजह से वो टेटनस का चांसेस होता है। तो ये केसेस कम है। हम लोग का इसके पहले हम पटना गए थे तो वहाँ देखे थे, वहाँ के हॉस्पिटल में था, केसेस आया था इन्फेक्शन डिजीज वाला हॉस्पिटल। तो अगर कोई इस तरह का बच्चा मिलता है जो डिलीवरी के बाद, जो 3 दिन के बाद से ऐसा उसके अंदर सिम्टम्स डेवलप होता है, बच्चा बिल्कुल स्टिफ हो गया है, उसका जॉ जो है वो पूरा हार्ड हो गया है और वो बोल रही कि दूध नहीं पी रहा है, तो अगर कुछ इस तरह का बच्चा मिलता है अप टू 28 डेज का है, उसको भी रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये था बेसिक इंफॉर्मेशन था कि हम लोग ऑलरेडी ये सब जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए था। और जहाँ पे थोड़ा सा कमी है, या तो रिपोर्टिंग में हो, इन्वेस्टिगेशन में हो, सैंपल में हो, है ना, या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि कैसे है कि नहीं है, तो उसी को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं। बाकी आप लोग को सब कुछ पता है पहले से, सब लोग कर भी रहे हैं ऑलरेडी। तो जहाँ थोड़ा सा कमी था उसी को हम लोग और अच्छा परफेक्शन लाएंगे उसमें, ये वर्कशॉप के बाद। और चाहेंगे कि जो अभी तक हम लोग जाने, पोलियो हो, मीजल्स हो, रूबेला हो, या फिर विक्टोरिया परटोसिस और टेटनस, अगर इस तरह का कोई भी केसेस आता है तो उसको टाइमली रिपोर्ट करना है। टाइमली इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग जितना जल्द करते हैं उतना जल्द हम उस कम्युनिटी को और सेफ रख पाएंगे और उसको हम लोग ठीक से जान पाएंगे, और वहाँ के लिए जो भी एक्शन प्लान होगा वो बना पाएंगे। तो इमीडिएट रिपोर्ट करना है, इमीडिएट इन्वेस्टिगेट करवाना है, इमीडिएट भी हम लोग को सैंपल करवाना है। तो कोई भी केसेस इस तरह का मिलता है तो उसको हम लोग को कर लेंगे। अब इसको ये सब के साथ साथ हम लोग को थोड़ा सा ये भी देखना है कि जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो हमारा सैंपल कलेक्शन करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के जो फॉर्म्स है, वो थोड़ा सा हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, तो सबके पास अभी फॉर्मेट है, वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं लंबा करेंगे उससे, वो बिल्कुल उसको जहाँ जहाँ थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है जिसपे हम लोग देखते हैं कि, क्योंकि CIF जो आता है ना हम लोग यहाँ से भर के, वो मेरे से गो थ्रू होना है एक बार जरूर। हम लोग को जो है उसका हम सब करके एक रिपोर्ट हम लोग देते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका भी एक हम लोग के पास डाटा रहता है कि कहाँ पे कुछ चीज को छोड़ा जा रहा है, किस चीज पे थोड़ा फोकस नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम उसी पे फोकस करेंगे आज भी। क्या है ये? खास रहा बच्चा तो एक बार नहीं खास रहा, वो एपिसोड जा रहा है कि चेहरा देखिए। ठीक है,
उतने देर तक उस बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलता, फेस जो है कि पूरा मैसेज है। ठीक है, जी बाहर निकालो। और जी बाहर निकालो। आ बोलो, आ बोलो, आ जी बाहर निकाल। सांस नहीं आता, लंबा लंबा उल्टी कर कुछ नहीं करने की। अभी थम ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, धनुष की तरह सीधा नहीं होगा। देख रहे हैं कितना ज़्यादा जा रहा है, 1 इंच से ऊपर जा रहा है। नजल फ्रीडिंग हो रहा है। दवा क्या क्या चला देखो तो स्लिप जा रहा है। पूरा एक्सटर्नल भी होगा इसका। उल्टी भी कर रहा है? नहीं सर, उल्टी तो नहीं किए हैं। एक बार दरवाजा ढीला पड़ेगा, साल है जो ढीला पड़ेगा, कसाया नहीं। Helping develop
development of strategies for prevention, control and eradication of the disease. In this video, you will learn about filling of CIF for acute flaccid paralysis case. Fill the CIF for all cases having sudden onset of weakness and floppiness in any part of the body in a child less than 15 years of age within 6 months of paralysis onset, or paralysis in a person of any age in whom polio is suspected. To avoid missing of any polio case, fill the CIF for all cases having current classic paralysis, history of classic paralysis with present illness in last 6 months and borderline or ambiguous signs and symptoms. All the cases having onset of paralysis in last 6 months should be investigated using CIF. Let's now learn how to fill the form through a case. और हमारे लोग विजिट भी करते रहते हैं, उनका कोई भी केस है तो तुरंत रिपोर्ट कर दें। तो गांव के लोग अभी वो लोग क्या जाते हैं, तो वैसा कोई केस है तो हम लोग ऑलरेडी इनको इन्फॉर्मर बोलते हैं, बनाया हुआ है। अगर वो है तो वहां से हो जाएगा। हमारे पीएचसी से हो गया तो भी हम लोग उसको आरयू में बोलते हैं, रिपोर्टिंग यूनिट हमारा होता है। गवर्नमेंट फैसिलिटी है या क्या वो होता है, और एलोपैथिक है, कोएक है, जो भी है उसमें हम लोग यहाँ पे सर्किल कर देते हैं। तो यहाँ पे जनरली हम लोग को क्या करना है, केस इन्वेस्टिगेशन Surveillance system का जो रिपोर्टिंग डेट है वो रहता है, investigate the कब हुआ और किस दिन उसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर दिया। case was notified on 15 April. ठीक है, तो उसको रिपोर्ट करके रिपोर्ट होने के बाद से 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर हम लोग उसको जांच करवा लें। सैंपल तो शुरू करवा देते हैं सेम डे, उसी दिन, और बाकी जो है इन्वेस्टिगेशन फॉर्म जो है वो विद इन 48 आवर्स भरवाते हैं। तो ये कहाँ से बच्चा सेकंड कॉलम में जो है, पहले वाले में था इम्पोर्टेंट कि जो इन्फॉर्मर है या कौन है उनका नाम डालना और उनका डेट वगैरह कब नोटिफाई होगा, कब इन्वेस्टिगेट। ये 2 नंबर में क्या है, हमारा जरूरी नहीं है कि हमारे जिला का केस, कहीं का भी केस है, पूरे वर्ल्ड का किसी का केस हो, हम लोग को नेपाल का केस आता है, यहाँ का आता है, आया तुरंत चला भी गया तो उसको रिपोर्ट कर देते हैं, नेपाल भेज देते हैं हमें कि आपका ये केस है, हम पूरा एड्रेस दे देते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। उधर से किसी कंट्री से दूसरे अगर इंडिया में आते वो वहाँ से हम लोग कर देंगे कि आपका जो है यहाँ पे केस ऐसा गया हुआ है, सस्पेक्टेड है, आप उसका इन्वेस्टिगेट करवाइए, उसका सैंपल करवाइए। ये पूरा वर्ल्ड वाइड उसका पूरा बना हुआ है। कहीं पे भी कोई बच्चा अगर मिल जाता है और कहीं भी अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको ट्रैवल में भी ट्रैकिंग करते रहना होता है। तो ये सब प्रॉपर इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटलाइजेशन अगर हुआ है तो यस नो करके इसको डाल देना है। बच्चे का इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री वो इसमें डालना होता है। तो ये हमारा इम्यूनाइजेशन से ही खत्म हुआ है पोलियो, ठीक है ना। हम लोग जब पोलियो को एरेडिकेट किए हैं तो इम्यूनाइजेशन तक ही किए हैं। तो क्या स्टेटस है उस बच्चे का इम्यूनाइजेशन का, क्यों उसको ऐसा सस्पेक्ट हो रहा है हमारा पोलियो के लिए, वो देखना है। और अगर बच्चा नहीं लिया है तो फिर वो कंसर्न है कि क्यों नहीं वैक्सीन लिया था, क्यों उसका ऐसा आ रहा है कि वो कोई इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री है ही नहीं उसका। तो जितना जल्दी रिपोर्ट होगा उतना जल्दी हम लोग उसका सैंपल कराएंगे, उतना ज्यादा चांसेस होगा। कैसे हुआ, क्या सिम्टम का जो सिम्टम्स है वो मिल रहा है कि नहीं, सिम्टम्स के जो फीवर है वो कब हुआ है ना, वो सारा चीज डाल पा रहा है कि लग रहा है क्या हो रहा है, तो ये सारा चीज डालना होता है। उसके बाद 7 नंबर पे है ट्रैवल हिस्ट्री। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री जहाँ से वो आया है वहाँ का भी हम लोग, यहाँ से जिस जिला से आया हो या जिस राज्य से आया हो, हम लोग वहाँ पे फिर उसका रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ से बच्चा आया है और उसको ऐसे सस्पेक्ट है, तो वहाँ पे भी कम्युनिटी सर्च होता है। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही हम लोग को ये भी जानना होता है कि वो कितने दिन का केस ये वायरस हो सकता है, ताकि उसका जो सैंपल होगा उसमें कितने चांसेस है कि उसको वायरस मिलेगा, होगा, ठीक है। उसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, कहाँ पे था बच्चा, वो सब चीज डालना होता है, कौन सा ब्लॉक था, क्या था। इसमें एक और लिखा हुआ रिक्वायर्ड क्रॉस नोटिफिकेशन यस नो। रेफरेंस डालने के बाद क्रैनियल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट अगर है तो लाइक फेशियल पाल्सी होगा तो कौन सा नर्व इन्वॉल्व है वो डालेंगे। फिर एक 60 डे फॉलोअप होता है। जो केस का सैंपल जो है टाइमली नहीं होता है तो उसका फिर एक 60 डे में फिर से देखते हैं कि क्या रेसिडुअल वीकनेस अभी भी है या नहीं है। तो 60 दिन पे एक बार होता है। तो ये सब केस का नहीं होता है, वो सिर्फ उसी केस का होगा जिस केस का जरूरत है।
उसके बाद से प्रोविजनल डायग्नोसिस एक हम लोग को कर देना होता है, जो भी केसेस होगा उसका, जीबी सिंड्रोम है या ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस है ना, फेशियल पाल्सी है, जो भी आपको लग रहा है एक प्रोविजनल डायग्नोसिस कर देंगे। एएफपी केस यस नो, तो ये क्या है कि जो केस रिपोर्ट होता है ना, वो सभी केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है, ठीक है ना। तो अगर वो केस नहीं रहा, यानी कि जो हमारा फ्लैसिड पैरालिसिस का सिम्टम्स है, एएफपी है, वो नहीं है, तो उस केस को हम लोग वैसा डाल देंगे, हिस्ट्री में लिख देंगे कि नो हिस्ट्री ऑफ पैरालिसिस या नो हिस्ट्री ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस, पैरालिसिस है भी तो स्टिफनेस है या बच्चे को दूसरा सिम्टम्स है, वो लिख करके और उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उस केस को यहाँ पे डाल देते हैं कि ये एएफपी केस नो हो गया, ठीक है। तो केस भर देंगे क्योंकि रिपोर्ट हुआ है, तो उसका हम लोग बाकी डिटेल लेकर के डाल देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है कि हाँ हम लोग अवेयर है, कोई भी केस आ रहा है तो छोड़ने रहे, उसको देख रहे हैं, और अगर लगता है कि नहीं सिम्टम नहीं मिल रहा है एएफपी का पोलियो का, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, नो कर देंगे, ठीक है। लेकिन यस करेंगे तो फिर उसका सारा सैंपल और सब कुछ, उसके बाद से अगर केस का सस्पेक्टेड है और पूरा ज्यादा सिम्टम्स मिलता है या वायरस का पॉजिटिव आ गया, तो 30 नंबर में देख रहे हैं एएफपी एक्टिव केस सर्च करवाते हैं, यानी कि उस एरिया को जा करके टीम पूरा एरिया में सर्च करती है कि और भी इस तरह के सिम्टम्स वाले बच्चे तो नहीं है, किसी और को तो ये वायरस और नहीं फैला हुआ है, ठीक है। तो ये करते हैं अगर, तो ये सब डेट आगे का डालना होता है। 13 डिजिट का ये नंबर है, ये वर्ल्ड वाइड चलता है। जैसे 3 डिजिट में लास्ट नंबर होता है, 2 डिजिट में ये ईयर होता है जो 19 लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है, ये स्टेट का कोड होता है, और ये कंट्री का। दूसरे कंट्री में भी सेम ऐसे ही चलता है, वहाँ का जो भी कंट्री है वो कंट्री कोड यहाँ पे आ जाएगा, और उसका जो प्रोविडेंस या स्टेट है वो आएगा, फिर उस डिस्ट्रिक्ट का आएगा, और फिर कौन से ईयर में हुआ था केस और नंबर। तो ये पूरा वर्ल्ड का एक साथ सेम चलता है। ये इसका कैसे केस को रिपोर्ट करना है, क्या क्या सिम्टम्स होगा तो करना है, क्या होगा तो रिजेक्ट करना है, सीआईएफ को कैसे भरना है। इनिशियल पार्ट है जो इंफॉर्मेटिव वाला पार्ट है, बच्चे का डिटेल है, वो सारा सेम रहता है, जैसा काम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा खाली रिपीट नंबर जो चलता है वो डिफरेंट होता है। आउटब्रेक है तो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट्स होता है कुछ उसके लिए। आउटब्रेक मतलब क्या हुआ, एक केस मिला उसके वजह से बहुत सारे केसेस मिल गए, ठीक है ना, तो आउटब्रेक हो गए। तो आउटब्रेक के केस में थोड़ा सा हम लोग दूसरा चीजें और भी कुछ डिटेल्स लेना होता है। बाकी सब सेम होता है। यहाँ पे इनिशियल 6 नंबर तक ट्रैवल हिस्ट्री और ये सब क्लिनिकल हिस्ट्री है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्लिनिकल हिस्ट्री में ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, फीवर का हुआ, कफ का हुआ, है ना, कोई लिप वगैरह इम्पैक्टमेंट है कि नहीं, और क्या कॉम्प्लिकेशंस था उसको, डायरिया था, निमोनिया था, जो भी है ना, विटामिन ए का रहता है, कब दिया गया, कितना दिया गया, तो ये सारा चीज उसको डालना होता है इस फातिह के, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री फिर इसमें भी सेम है, वैसे ट्रैवल हिस्ट्री लेना होता है। सिमिलर केसेस मिला कि नहीं वो भी इसमें डाल देते हैं हम लोग अगर है तो, ठीक है। बच्चा कहाँ दिखाया वो सब रहता है। फिर ये सैंपल करवाते हैं। सैंपल में हम लोग का जो बताया आपको कि अगर टाइमली हो गया तो ठीक है, खाली ब्लड सैंपल होता है। अगर केस लेट से रिपोर्ट हुआ है, ब्लड सैंपल से कम चांसेस है रिपोर्ट आने का, तो फिर उसका हम लोग थ्रोट स्वैब, नासोफैरिंजियल स्वैब भी करेंगे, ठीक है। ये दे रहा है पीरियड कब क्या क्या कराते हैं। अगर 7 डेज तक का है तो सीरम खाली कलेक्शन होगा, है ना, और एक कोई केस का हम लोग थ्रोट स्वैब या कुछ भी लेते हैं। अगर 8 डेज 7 डेज से ज्यादा, 1 वीक से ज्यादा का ऑनसेट हो चुका है, तो फिर उसका हम लोग सीरम टेस्ट जो है वो लेते हैं, और नाइट्रोफेरेंजियल फिर नहीं लेते। विदिन 7 डेज ही हम लोग सब लेते हैं। अगर 7 डेज के बाद हो गया तो नाइट्रोफेरेंजियल ये सब कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ सैंपल लेना है। सब डिटेल है, अगर हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल का सारा डिटेल यहाँ डालना होता है, कौन से डेट को लिया है, कब लिया है, कौन सा सैंपल है, यूरिन सैंपल है, नाइट्रोफेरेंजियल है, थ्रोट स्वैब है ना, ये ब्लड सैंपल है, उसका सारा डिटेल फीडबैक भी रहता है। वहाँ का जो लोग है उसे अगर कौन पेशेंट को देख रहा था, है ना, उसे भी थोड़ा सा हमको डिटेल लेना होता है, किसने देखा केस को, कौन रिपोर्ट किया, है ना, उसका थोड़ा डिटेल डालना होता है, क्योंकि ये केस ना एक्सपर्ट्स के पास जाता है। अगर उनको कुछ डाउट्स है बच्चे के बारे में जाता है तो वो क्लिनिशियन को बात भी करते हैं, फोन करके पूछते हैं वहाँ से कि क्या क्या और सिम्टम्स था या कुछ भी डाउट्स है तो वो सब, ठीक है। तो फिर लैब से रिपोर्ट आएगा, उसके बाद से फिर वो सस्पेक्टेड है कि नहीं वो सब होता है। चाहे प्रेग्नेंट का भी है, क्योंकि इसमें हमको बताया है कि मेजर्स का केस का जो एज लिमिट है वो नहीं है, वो किसी भी एज को ले लेता है, सबको लेता है। इसलिए हम लोग उसमें अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका भी लेते हैं। 17 नंबर में ये लिख रहा है इज द सस्पेक्टेड केस इज प्रेग्नेंट, तो यस नो करेंगे।
अगर प्रेग्नेंट है तो यस हो जाएगा। फिर एट द टाइम ऑफ ईडीडी फॉलो अप पीरियड, तो अब एक एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है उस पर हम लोग देखते हैं कि वो एक्सपेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है ना। फिर उसका न्यूबॉर्न का भी हम लोग ट्रैक करते हैं कि उसको कुछ हुआ, ठीक है, या फिर उसका क्या हुआ, बच्चे का डिलीवरी हुआ तो स्टिल बर्थ या जो भी है, तो उसको ट्रैक करना होगा। अगर प्रेग्नेंट वुमेन का हो गया मेजर्स रिपोर्ट तो उसको हम लोग को फिर ट्रैक करना होगा। वो सारा आपको डिटेल लेना है, ईडीडी वगैरह यहाँ डाल देंगे। फिर जैसे ही उसका ईडीडी आएगा उसके बाद उसको जाके केस को हम लोग ट्रैक करेंगे, ठीक है। बाकी उसका फाइनेंशियल एक्सप्लिकेशन है वो रिपोर्ट आने के बाद, ठीक है। तो रिव्यू कर लेते हैं हम लोग क्या क्या आज देखें। तो हम लोग का जो आज का था सबसे जरूरी वो था कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज पे जो हमारा काम चल रहा है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या सर्विलेंस हो, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। वैक्सीनेशन भी इम्पोर्टेंट है और उसका सर्विलेंस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीनेशन कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उस काम का क्या आउटपुट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो आउटपुट नहीं है तो काम करना बेकार है। तो वो आउटपुट हमारा अच्छा है कि नहीं है वो हमारा सर्विलेंस बताता है। इसलिए जो वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, जितने भी वैक्सीन दे रहे हैं, उस वैक्सीन का जो प्रिवेंट करने के लिए, जो डिजीज प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दे रहे हैं, तो वो डिजीज का क्या स्टेटस है हमारे कम्युनिटी में, हमारा जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उससे कितना फायदा हो रहा है कम्युनिटी को, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग जो वैक्सीन दिए उस वैक्सीन का जो जिस बीमारी के लिए दिए उस बीमारी को भी हम लोग को लगातार देखना रहता है। तो मेनली हम लोग का जो बीमारी था वो सबसे पहला क्या था, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग किस बारे में बात किए, पोलियो, ठीक है। पोलियो के लिए एएफपी पैरालिसिस ध्यान रखना है। सेकंड बीमारी था हम लोग का खसरा, मिजल्स या रूबेला। कोई भी सस्पेक्टेड केस है, रैश विद फीवर, उसको हम लोग को ध्यान रखना है, वो तुरंत रिपोर्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, सैंपल करवाना है, ठीक है। और उसके बाद जो तीन था वो और क्या था, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और नियोनेटल टेटनस। तो कोई भी इस तरह का सस्पेक्टेड केस है तो उसको इमीडिएट रिपोर्ट करना है, जितना जल्द से जल्द हो सके उसका सैंपल करवाना है, जितना जल्द से जल्द हो सके इन्वेस्टिगेट कराना है, और उसका फिर रिपोर्ट आने के बाद या रिपोर्ट आने से पहले अगर कोई भी उसके रिलेटेड कुछ करना है या लेट रिपोर्ट हुआ उसकी वजह से या टाइमली हुआ तो उसकी वजह से एक्टिव केस दर्ज करवाना वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो CIF था यानी जो फॉर्म्स है उसका भी हम डिस्कस कर लिए। तो फॉर्म्स बहुत दिनों से आपको भर रहे हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता है, आता है छोटा सा चीज है, मतलब एक बार गो थ्रू वही है जब भी आप फॉर्म भरते हैं, और कोई भी पार्ट मिस नहीं, बस ये हम चाहते हैं कि कोई भी पार्ट मिस नहीं। अगर कुछ नहीं आता है तो आप इमीडिएट कभी भी हमसे बात कर सकते हैं या रिव्यू समझे पूछ सकते हैं। सर एक डाउट ये वाले पार्ट में आपको डाउट है सर, AFP वाले फॉर्म में पॉइंट नंबर 13 में ORI है। AFP वाले CIF में हाँ पॉइंट नंबर 30 जी ORI डन और यस और हाँ 13 नंबर है। ORI डन क्या था, ORI क्या है, आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन। ORI का मतलब है आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन। तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि रघुनाथपुर में एक आउटब्रेक हुआ था, अभी तो पोलियो का नहीं हो रहा है इसलिए एमपी में हम रिसेंट की आपको बताएंगे। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, अभी एक आउटब्रेक हुआ था रघुनाथपुर में, क्या हुआ, एक केस में जिसका रिपोर्ट हुआ तुरंत हम लोग एक्टिव केसेस ACS करवाए, 5 केस और मिला, सारे का सैंपल भेजे, सारे का सारा पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, आउटब्रेक। तो आउटब्रेक के रिस्पॉन्स में हम लोग वहां पे क्या करवाए, इम्यूनाइजेशन कराए। वो क्या किया, पूरे एरिया का सर्च करके 60 बच्चों को दिया गया, जिसमें कि ऑब्वियस है 31 बच्चा मिला जो कि एलिजिबल था MR1 MR2 के लिए, अब नहीं लिया था, बाकी 30-29 बच्चा लिया हुआ था। लेकिन इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वहां पे ORI हुआ, उस आउटब्रेक का एक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन कराया गया और सभी बच्चों को उस एरिया का जितना भी हमारा लाइन लिस्टिंग हुआ था
irrespective of their previous doses. वो एमआर का पहले से लिए हो या नहीं लिए हो, एक एडिशनल डोज दिया गया आउटब्रेक में तो आउटब्रेक जी। तो ये ORI उसी का है कि अगर ये केस आया और इस केस के बाद वहाँ पे आउटब्रेक हो जाता है, बहुत सारे केसेज आ जाते हैं, तो हम लोग को वहाँ पे एक ORI कराना पड़ता है, तुरंत वहाँ पे एक रूटीन इम्यूनाइजेशन ORI का रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन करवाना होगा। ये ORI। तो यही साथ साथ चाहेंगे कि वो कंक्लूड करें। अभी सर्वे का काम, सर्वे जो नया सर्वे लिस्ट और दिल्ली से किया हुआ था, तो सभी ब्लॉक को सर्वे कराना था। तो सभी हम ये पूछना चाह रहे थे कि सभी ब्लॉक में सर्वे हो गए ना? तो अगर हो गए हैं तो अभी मेरे पास मतलब स्टेट से आया है एक गूगल सीट आया है और हमको बोला गया है कि ब्लॉक को भेज करके उस गूगल सीट पे एंट्री करवा लिया जाए। आपको शेयर करेंगे थोड़ी देर में, और उसमें समय दिया हुआ है 2 से 3 दिन में उस गूगल सीट को भर के भेज देना है। दूसरा है कि HMIS पोर्टल जो कल ही तक था 10 तारीख तक, उसको 2 दिन के लिए और खोल के रख दिया गया, 11 और 12 तक, कल तक के लिए खुला है। और इसमें हमारा 4 ब्लॉक है, हुसैनगंज, सतपुरा, गुरौदा, चिरादेव। यहाँ से एंट्री बहुत कम है पेंटावन में। और एक और है कि यूविन पे एंट्री इन्हीं 4 ब्लॉक से हो नहीं रहा है, बहुत कम, हुसैनगंज, सतपुरा, गुरौदा और चिरादेव। तो सर जो MOIC सर हुसैनगंज, हसनपुरा, गुरौदा और जीरादेई, हम इनसे स्पेशली कहना चाहेंगे कि यूविन पे एंट्री करें, क्योंकि इससे यूविन पे एंट्री के मामले में हमारा सिवान टॉप 5 में था, मतलब 3 पे था, और अभी गिर करके 28 पे आ गया है यूविन एंट्री पे। भले बिहार नंबर 1 पे है, यूविन एंट्री पे बिहार नंबर 1 पे, लेकिन हमारा सिवान जिला यूविन एंट्री पे हटके सीधे 28 पे आ गया है, 3 से 28, जो कि बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। लास्ट दिसंबर में हम लोग 3 पे थे और अभी दिसंबर में हम लोग 28 पे। तो ये 4 ब्लॉक की वजह से हम लोग 28 पे चले गए। बस सीरीज आ गया है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भी बन गया है, तो आप लोग सभी ब्लॉक सीरीज उठा कर लेंगे ऑफिस से। और सबसे पहले ध्यान दे देना है सर्वे वाले काम, उसका एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ था कि इस टाइम पे ये चीज पूरा कर लेना। तो जो गूगल सीट पर मांगा जाएगा उसको 2 दिन के अंदर आप लोग भी थैंक यू। और अगर इससे व्हाट्सएप से फिर कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक क्वेश्चन है सर, जो प्राइवेट मोबिलाइजर रखे हैं हम, एक जो प्राइवेट मोबिलाइजर RI के लिए रखे हैं, उसका पेमेंट सर अभी तक नहीं, बहुत सारे पेमेंट मोबिलाइजर का पेमेंट तो ब्लॉक से ही होना है। किस ब्लॉक से सर? अपने स्तर से सर थोड़ा सा गाइड कर दिया। किस ब्लॉक से है? बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से MOIC से आया है नहीं? अच्छा हाँ, बढ़िया में हम ध्यान आया हमको, हम उनको 5 से 6 बार बोल चुके हैं पेड मोबिलाइजर का पेमेंट करने के लिए, अब हो नहीं पा रहा है। और चूंकि अभी सभी लोग तो यहाँ MOIC है और नोडल है, सभी डॉक्टर हैं, जो भी है तो बोल चुके हैं। मोबिलाइजर के थ्रू हुआ था सर, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि वो हम 1 साल पहले का रिकॉर्ड दे सके, उतनी लिटरेट तो नहीं है। इसके लिए हम मतलब कई बार बोल चुके हैं MOIC सर को, सिर्फ फोन पे भी बात हुई है, हाँ जाकर भी बोला है, यहाँ सर मीटिंग में आए थे MOIC, उससे भी बात हुआ। अभी सारे ब्लॉक तो शायद पेड मोबिलाइजर का और फायर वैक्सीनेटर का सबका पेमेंट करते हैं, केवल बढ़िया का कनेक्शन हो रहा है सर, उसके बाद जितना है उतना ही पेमेंट कर देना है। हम तो ये भी बोल सकते हैं कि जो मिल रहा है उतना ही कर दीजिए, जो रेस्ट अमाउंट है उससे आशा कोई बहाली में पेड मोबिलाइजर को कोई प्रायोरिटी भी देनी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर काम अगर अच्छा है उसका तो आप उसको पेड बोल सकते हैं। आशा का तो जो बहाली है वो तो MOIC सर और उसका और MOIC जनसभा की इसमें आप रिकमेंड कर सकते हैं जी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि काम ये पेड मोबिलाइजर अच्छा कर रहा है तो आप रिकमेंड कर सकते हैं MOIC को, ये फलाना है, इसको कर सकते हैं।
ये सब सर्वे वाला सर हमारा जो आपके यहाँ भी सर पोखरा में ऐसा नहीं है। एक मिनट में ऐसा रख लीजिए और हम गए थे आएंगे देख लीजिएगा सर इसमें। लेकिन अभी भी जो है हमारे ब्लॉक में बहुत सारे बाकी हैं। आज अपना ऑलरेडी 11 तारीख हो गया। कभी भी स्टेट से फिर वापस मीटिंग हो सकता है या फिर वहाँ से रिपोर्ट मांगा जा सकता है कितना सर्वे हो। बात भी आ गया ऑलरेडी मार्क भी दिया गया और गूगल शीट आ गया देने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि कल जो है, आज तो आ रहा ही था, कल जो है एकदम सघन अभियान चला करके सभी ब्लॉक और इसको कंप्लीट करवा दीजिए विथ हाउस मार्किंग। ठीक है। दूसरा एक और चीज था कि उसमें एक आया हुआ है, यहाँ से स्टेट से भी लेटर शायद गया हुआ है, जिला से भी, कि सभी को 10% ऑफ सर्वे, यानी जितना आपका सर्वे है, जितनी आशा ने सर्वे किया उसका 10% मॉनिटरिंग करना है। बीसीएम है, ऐसा फैसिलिटेटर है, ये एएनएम है ना, इन लोगों के द्वारा करवा लेना है। उसका फॉर्मेट भी भेजना है। ठीक है, तो वो आप लोग करवा लीजिएगा क्योंकि वो सारा डाटा भी जाएगा स्टेट को कि कितना आप लोग सर्वे कंप्लीट किए, कितना का फिर ये वैलिडेशन वाला फॉर्मेट भरे और कितना का आया। तो ये सारा कल एक सघन अभियान करवा लीजिए। जहाँ का बचा हुआ है एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दिलवा दीजिए सारे फैसिलिटेटर को और आप कल करवा लीजिए, क्योंकि अब आपको लगता है कि ये कल तक नहीं होने के बाद से फिर दिक्कत होगा। अगर 1-2 दिन का टाइम है उसको करके रिपोर्ट भेजना है, कंप्लीट हम लोग करके भेजें, क्योंकि और भी जिला का पता नहीं है, सभी जगह हो गया और अच्छे से कराया गया है कुछ जिला को छोड़ के। ठीक है, तो वो करवा लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आप लोग का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट भी रहा, काफी अच्छा से हुआ पीसफुली। अब एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर एक ग्रुप फोटो कर ले तो तुरंत उसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे। ठीक है, तो सब लोग इस तरफ आ जाए एक बार, और इस तरफ सब लोग एक बार फोटो ले करके फिर इस तरफ चलेंगे।